हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 साइंस क्लास 9th का। इस वीडियो में होंगे नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का नेम है, फर्स्ट चैप्टर जो है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, मतलब हमारे आसपास जो भी मैटर प्रेजेंट है। मैटर का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़, चेयर, बॉटल, क्लाउड्स जो है, अलमीरा, एवरीथिंग जो भी आपके सराउंडिंग्स में आपके आसपास प्रेजेंट है उसको हम मैटर कहते हैं। ओके, मैटर की एक करेक्ट डेफिनेशन आपको इस चैप्टर में मिलेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ ही। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। ठीक है, यहाँ तक कि हवा भी कुछ न कुछ जगह ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ न कुछ मास होता है। एंड मास और वेट में अंतर होता है। ये आप जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे इसी साइंस में क्लास 9th में, तो तब आपको पता चलेगा उसके बीच में भी डिफरेंस। अभी के लिए आपको इतना जानना है कि कोई भी चीज़ इस पूरे यूनिवर्स में, आपके सराउंडिंग में नहीं, पूरे यूनिवर्स में कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है या उसका कुछ मास होता है तो हम उसे मैटर कहते हैं। मैटर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अब जैसे आपके आसपास में कोई 3 मैटर ऐसे बताने के लिए बोलूँ तो आप चेयर, बुक, टेबल का नाम ले लेंगे। ठीक है, पर वैसे अगर हम देखें तो चेयर है, हमारे पास बॉटल होगी, उसके अंदर वाटर होगा, एंड एयर है। एयर भी कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही है। जो बॉटल में वाटर है वो भी कुछ ना कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही है, तभी बॉटल का जो मास है वो भारी हो जाता है। ठीक है, जब आप बॉटल विदाउट वाटर और विद वाटर कैरी करते हो तो मास, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जो चेयर है वो सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, एयर गैस फॉर्म में। तो ये 3 फेमस आपने फॉर्म्स पढ़े हैं। उसके अलावा भी 2 होते हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आप लास्ट में पढ़ोगे, एक डिड्यूनो करके बॉक्स है, उसके अंदर ये 2 स्टेट के बारे में जानोगे। क्या है ये स्टेट, कैसे हमारे सराउंडिंग में ये प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो सब आप जानोगे कहाँ प्रेजेंट है। अभी के लिए हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में सब जानेंगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज फिजिकल, केमिकल, लिक्विड की फिजिकल, केमिकल, गैसेस की फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम जानेंगे जब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होता है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या क्या, जब पानी गर्म होता है, जैसे जब आप खाना बनाते हो तो खाना में पानी डालते हो। ठीक है, जैसे ही पानी में उबाल आने लगती है तो धीरे धीरे खाने मसालों की खुशबू भी आने लगती है। वो कैसे आप तक पहुंचती है, फिर ठंडा हो जाता है तो कैसे। ये जो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, ये जो फॉर्म्स चेंज होते हैं मैटर के, इसके आपको तो वो चीज़ दिख रही है ना कि अच्छा सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, बट उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं, ये सब चीज़ें इसी चैप्टर में है। मैटर के बारे में इसी के आसपास घूम रही है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, एकदम स्टार्टिंग से। मैटर का ही है। एवरी इंडियन फिलोसफर्स, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में 5 बेसिक एलिमेंट्स को हिंदी में कहेंगे पंच तत्व। पहले बोला जाता था एयर, हवा, धरती, फायर यानी आग, स्काई और वाटर। मतलब इन 5 फॉर्म में जो है मैटर प्रेजेंट होता है। मतलब एक आपको पानी के फॉर्म में मिल जाएगा, एक आपको स्काई के फॉर्म में मिल जाएगा, एयर के फॉर्म में। अब अगर देखा जाए तो स्काई और एयर, स्काई में तो क्लाउड्स होते हैं, हवा तो वहाँ पे भी होती है, तो इसीलिए उतना इसको नहीं माना गया, तो फिर मॉडर्न डे में इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, सो अब मॉडर्न डेज में क्या किया गया बाद में, 2 टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। आज भी आप कुछ भी करते हो ना, किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन होती है, किसी भी एटम की, किसी भी, मतलब कोई भी केमिकल वगैरह हो गया, कोई भी मटेरियल हो गया, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाती है कि अपीयरेंस में वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, कोई बॉल है, वो अपीयरेंस में कैसी दिख रही है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। फिर वो बॉल कौन से टाइप के बॉन्ड से बनी है, डायमंड हो गया। ठीक है, उसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, किस टाइप का उसका नेचर है, केमिकल नेचर है, ये सब चीज़ें जानी जाएगी। तो ये 2 काफ़ी है। इसके अंदर भी सब कैटेगरीज आती है, अब वो पढ़ते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर, ये आपका टॉपिक है। अब इसके अंदर सब टॉपिक आता है फिजिकल नेचर। मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ आपको इतना बड़ा मैटर दिख रहा है। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, आपको लिख लेना है, दोनों अलग अलग कलर से लिखना है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो ब्लैक वाला होगा वो सब टॉपिक होगा उसी का। इसको कैसे प्रूव करें, अब इसके लिए तो आपको एक्टिविटीज दे रखी है। अभी एक यहाँ पे हम ये देख लेते हैं। अब क्या है कि आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया। यहाँ पर आपको ब्लू ब्लू जो दिख रहा है वो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, और जो रेड कलर के दिख रहे हैं वो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, जैसे ही आप सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स डाल के मिक्स करते हो तो क्या होता है कि वो, अब जैसे लिक्विड जो होता है
मतलब बहुत टाइटली पैक नहीं होता है, उसमें थोड़ी सी स्पेस होती है, तो वो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो जगह जाके ऑक्यूपाई कर लेंगे। ओके, इस तरीके से जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। सो वी कैन डिजोल्व वन फॉर्म ऑफ मैटर ओवर अनदर, ताकि हम एक को दूसरे में मिक्स कर सकें। इससे पता चलता है कि मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। सो एक बार और समराइज कर लेते हैं। अब क्या होता है, हमें पता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें थोड़ा सा स्पेस होता है, सॉलिड में नहीं होता है बिल्कुल भी, एंड गैसेज में बहुत ज़्यादा होता है। हमें पता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत स्पेस होता है, तो हमने उसमें सॉल्ट डाल के देखा, तो हमें पता चला कि वो जो थोड़ा बहुत स्पेस था वो जो है सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है उसने ऑक्यूपाई कर लिया। इसका मतलब ये पार्टिकल्स से ही बना है, इससे ही हमारा ये कन्फर्म होता है। यही टेस्ट आपको लिख देना है। वैसे ये एक्टिविटीज़ नहीं पूछी जाती है, जस्ट आपको यही पूछा जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, तो आप पहले ये लिख देना, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब दूसरे पे चलते हैं। सेकंड है हमारा हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल। अब चलो, पार्टिकल्स जो मैटर है वो पार्टिकल्स से बना है, पर ये कितने छोटे होते हैं, कितने, तो इसके लिए भी एक एक्टिविटी है। ये आपके बुक का ही फोटो है और किसी का नहीं है, तो उसमें एक एक्टिविटी देखी रखी है पोटेशियम पर मैग्नेट की। ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, डैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ द पोटेशियम। अब देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, उसके क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, वो भी एक मैटर ही है, सॉलिड होता है, वो भी एक मैटर है। हमें बस इतना जानना है कि वो जो पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल है, ठीक है, एक ये रहा हमारा क्रिस्टल, ये पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल है, पिंक कलर का, ठीक है। इसको जब हमने पानी में घोला, ठीक है, तो इसके जो ये भी कुछ पार्टिकल से बना होगा, तो इसके अंदर जो इसके पार्टिकल्स है वो कितने छोटे हैं, बस हमें इतना पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, 100 मिलीलीटर वाटर लेंगे और क्या करेंगे, उसमें हम डाल देंगे पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। फिर ये हमारा फर्स्ट बीकर है, इसमें से हमने टेस्ट ट्यूब निकाला, 10 मिलीलीटर हमने निकाला, फिर हमने दूसरे में डाल दिया, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं, पोटेशियम परमैंगनेट का बहुत ही डार्क पर्पल एकदम कलर होता है। तो पहले तो एकदम डार्क पर्पल आया जब पहले बीकर में आपने डाला, फिर जब आपने दूसरे बीकर में डाला तो ठीक है, थोड़ा डार्क पर्पल से थोड़ा लाइट पर्पल हुआ, फिर लाइट पर्पल वाले को भी आपने निकाला, उसको आपने थर्ड बीकर में डाला, थर्ड बीकर में लाइट पर्पल से थोड़ा डार्क पिंक कलर का आया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने फिर से उसको निकाला, फिर उसका लाइट पिंक कलर का आया। ऐसे आप करते गए एकदम एंड तक भी उसमें थोड़ा थोड़ा एकदम वो एक कलर होता है ना कि बेबी पिंक कलर का, लास्ट तक उसमें कलर रहा है पिंक कलर का, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि उस पोटेशियम परमैंगनेट का क्या है कि स्टार्टिंग में यहाँ उसके पार्टिकल्स मिक्स हो गए, ये इसके पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एकदम मिक्स हो गए, सॉल्युबल है एकदम। तो जब आपने इसमें टेस्ट ट्यूब में निकाला तो इसमें भी कुछ पार्टिकल्स आ गए होंगे, फिर आपने जब उसमें डाला तो इसके में इसके समझ लो ये वन पार्टिकल इसमें आ गया, फिर वो पार्टिकल भी फिर डिवाइड होता गया। सो अब ये जो एक पार्टिकल आप देख रहे हो इस टेस्ट ट्यूब में, ये इसके अंदर गया, इसके अंदर भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो आप देख पा रहे हो कि जस्ट एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं। तो यही इसका कंक्लूजन है कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर। एक बड़ी सी टंकी में भी आप कुछ ही क्रिस्टल्स डालोगे पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है, 1000 लीटर भी आप लो तो क्या करेगा वो, 1000 लीटर आप वाटर लो तो वो भी कलर्ड हो जाएगा। मतलब बहुत वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर आपने लिया, उसमें फ्यू क्रिस्टल्स डाले हैं, 2-3 क्रिस्टल्स जस्ट आपने डाले हैं, तो उसमें इतने मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं कि जो अपने आप को बार बार डिवाइड करते रहेंगे स्मॉलर 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 पार्टिकल्स में और अपना कलर मेंटेन करेंगे। ओके, ये सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप कोई सॉल्ट सोल्यूशन लो, ठीक है, जैसे आपने बीकर लिया या आपने फर्स्ट बीकर लिया, अब आप इमेजिन करो पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है आपके लिए, अगर नया नाम है तो इतना याद नहीं रखना आपको, ना इसका फॉर्मूला ना कुछ याद रखना, बस स्पेलिंग याद रखना और याद रखना कि ये पर्पल कलर का होता है और इसके क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल यानी सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है यानी इसमें पार्टिकल्स हैं, टाइनी मिलियंस ऑफ पार्टिकल, तो ये अपना कलर एकदम छोड़ेगा ही नहीं एकदम एंड तक, ठीक है। अब इस पानी में आपने सॉल्ट डाला, ठीक है, अब इसको आप टेस्ट से पहचानो। आपने बीकर लिया, उसमें आपने सॉल्ट डाला और सॉल्ट अच्छे से 1 स्पून आपने सॉल्ट डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, आपने उसको टेस्ट किया, अच्छा खासा नमक का टेस्ट आ रहा है। फिर आपने दूसरा बीकर लिया, उसमें पानी डाला, ठीक है, सिंपल पानी डाला, उसमें भी उतना ही पानी डाला। फिर आपने उसे क्या किया, टेस्ट ट्यूब 10 मिलीलीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब, उसमें से नमक वाला पानी डाला और निकाला और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, उसको टेस्ट किया, उसमें भी सॉल्ट का टेस्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो सॉल्ट का एक क्रिस्टल था ना छोटा सा, उसमें भी टाइनी ऑफ पार्टिकल्स थे, इसलिए। फिर उसमें से आप 10 मिलीलीटर निकालो
तीसरे में डालो। ये पोटेशियम परमैंगनेट वाला नहीं कर सकते, स्कूल में करवाते हैं बट कुछ स्कूल में नहीं करवाते, तो आप ये सॉल्ट वाला कर सकते हो, ठीक है। उसमें से टेस्ट ट्यूब में से निकाला या 1 स्पून निकाला, नेक्स्ट में मिक्स किया, उसमें भी टेस्ट आएगा, मतलब एंड तक थोड़ा थोड़ा टेस्ट रह ही जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना आप 1 बॉटल पानी ले लो और उसमें 1 चम्मच डाल के देख रहे हो, ठीक है। थोड़ा रेशियो मेंटेन करना, जैसे ग्लास ले लेना, ग्लास में आपने 1 चम्मच भर के सॉल्ट मिक्स किया, जैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्लासेस रख लेना, 5 रख लेना, उसमें सेम उतना पानी भर लेना, सॉल्ट डाल के देखना, तो आपका एंड तक टेस्ट बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो एक क्रिस्टल है वो डिवाइड करता रहता है, डिवाइड करता रहता है, क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी दूसरी? यही कि स्मॉल कितने कितने स्मॉल होते हैं, तो बहुत स्मॉल होते हैं, अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं, ओके। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे। ये अब एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो दो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। अभी जो पार्टिकल है जिसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये जो पार्टिकल से बनता है मैटर, और ये जो पार्टिकल होता है बहुत स्मॉल होता है। अब इस पार्टिकल के बारे में, मैटर के बारे में पढ़ लिया कि मैटर पार्टिकल से बना है और वो पार्टिकल स्मॉल होते हैं। अब इस पार्टिकल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ये अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पार्टिकल्स की। ये और ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? मैटर की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक किसकी? पार्टिकल की। तो ये इसका सब टॉपिक है, ये इसका पहला पॉइंट है। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। एंड आप याद रख सकते हो कि ये जो एक्टिविटीज है ये जैसे आपको समझाने के लिए बताई गई हैं, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो एग्जाम में अगर बोली गई तो आप लिख सकते हो, बाकी मोस्टली आपको यही याद रखना है कि जैसे इसका जो सब टॉपिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब पार्टिकल की एक पहली प्रॉपर्टी कि वो आपस में स्पेस मेंटेन करके रखता है। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, हैव द स्पेस बिटवीन देम। कैसे? ये इसी एक्टिविटीज आप देख सकते हो लिक्विड वाले से। सॉलिड में कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में, लेकिन लिक्विड में होता है। तो वो कैसे होता है उसको आप जस्टिफाई करो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड सो वी कैन डिसॉल्व वन फॉर्म मैटर ओवर द अनदर। यही सेम एक्टिविटी है। आपके बुक में इसमें ये दे रखा है, नींबू पानी का एग्जाम्पल दे रखा है कि कैसे जब आप ग्लास ऑफ वाटर लेते हो तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू डालते हो, थोड़ा सा सॉल्ट डालते हो और उसको मिक्स करते हो तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। क्यों? क्योंकि एक जो मैटर है, एक फॉर्म ऑफ मैटर, कौन सा? लिक्विड, उसने दूसरे फॉर्म ऑफ मैटर को बहुत अच्छे से अपने अंदर डिसॉल्व कर दिया। क्यों कर पाया डिसॉल्व? क्योंकि आपके पास जगह थी। जब आप एक बस में चल रहे हो, ठीक है, उधर जगह होगी तभी तो आप दूसरे इंसान को, मतलब ठीक है, आ गया जगह है भाई आके बैठ जाओ, ठीक है। अगर ऑलरेडी भीड़ है तो नहीं हो सकता ना, नहीं ऑक्यूपाई हो सकते और लोग। तो बस वही सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, कि लिक्विड के पार्टिकल्स में जगह थी तभी उसने सॉल्ट के पार्टिकल्स, जो नींबू था, वो नींबू भी लिक्विड फॉर्म में था, उसके पार्टिकल्स को स्पेस दे पाया। जस्ट इतनी सी चीज़ थी। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड, पार्टिकल्स के बारे में एक और खासियत। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते, हमेशा कॉन्टिन्यूस मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली as they possess, continuously यहाँ लगा लेना moving, continuously moving as they possess the kinetic energy, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आती है। अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई आप मूव करते हो ना, जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आता है। जब कोई पार्टिकल एकदम स्थिर रहता है, जैसे बॉल है, बॉल जब मूव की, जब आपने बॉल को किक किया तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। जब बॉल रुक गई तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। बस, जब आप चल रहे हो तो आपके अंदर काइनेटिक है, जब आप रुक रहे हो आपके अंदर पोटेंशियल। तो वही होता है, ओके और कुछ नहीं है। पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे जैसे जो पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स नहीं मूव करते तो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। जस्ट इसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या थी कि पार्टिकल्स हमेशा कॉन्टिन्यूस मूविंग करते रहते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, जो मूव करता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कब मूव करता है। जैसे बॉल को आप किक करो तभी मूव करती है, तो ये पार्टिकल्स कब मूव करते हैं? जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दो। तो काइनेटिक एनर्जी होती है ना पार्टिकल्स की, आपने गैस पे पानी चढ़ाया बॉईल करने के लिए, ठीक है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं और तेजी से इधर उधर भागने लगेंगे, उनके अंदर और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है? क्योंकि वो पार्टिकल्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, इनको इवेपोरेट करना है, ठीक है, तो बस उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो सॉल्ट और वाटर का। सॉल्ट तो सॉलिड होता है और जो आपका वाटर होता है वो लिक्विड होता है। तो आप टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर को जब आप मिक्स कर रहे हो
और वो मिक्स हो जा रहे हैं ऑन देयर ओन, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी। ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर, और जब आप हीट करते हो तो डिफ्यूजन फास्टर। अब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, जब आपने वही जो आपने वाटर और सॉल्ट लिया, अभी उसको आप गैस पे जब आप चढ़ा दोगे, जब उसको हीट करने लोगे तो वो और जल्दी हो जाएगा, मतलब और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जितना टाइम आपको घुमा घुमा के स्पून से मिक्स करने में लग रहा था, उतना ही कम टाइम आपको हीटिंग करने में लगेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी। ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि इस पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली मूविंग क्या है। जब कोई चीज़ मूव करती है, मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और जब आप किसी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, आप जितना तेज किक करोगे बॉल को, ठीक है, वो उतनी तेज मूव करेगी। तो आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज करेगी। ये इंपॉर्टेंट था, और ये एक अलग सी डेफिनेशन थी जो आपको दे रखी थी। अब हम एग्जाम्पल आपके बुक से अगर हम देखें, कि वैसे मैंने आपको बोल रखा है कि अगर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चाहिए, ठीक है, एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज़ का, हर एक एक्टिविटी का कंक्लूजन, तो आप कमेंट करो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, तभी आपका कमेंट मुझ तक पहुंच पाएगा। तो आप की ये एक्टिविटी दे रखी है कि अगर आप अगरबत्ती जो होती है, अगरबत्ती से खुशबू आती है, अगर ऐसे नाक के पास ले जाओ तब सूंघोगे तो अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, लेकिन अगर 2 किलोमीटर से कोई दूर, 2 किलोमीटर क्या दूसरे रूम में भी है कोई, तो उसको नहीं स्मेल आएगी उस अगरबत्ती की। ठीक है, जो जली हुई नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उस सॉलिड जो अगरबत्ती है उसको आप जला दोगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे, तो धीरे धीरे जो उसके पार्टिकल्स हैं वो हवा में मिक्स होना, और हवा में तो आपको पता है कितना स्पेस होता है। ठीक है, लिक्विड में तो थोड़ा कम होता है, हवा में तो कितना स्पेस होता है। हवा तो बहुत अच्छे से उसको अपने अंदर जो है मिक्स कर लेगी। ठीक है, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं, इसी को मिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट। ठीक है, तो हवा जो है उस सॉलिड पार्टिकल को, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर, उसकी काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। ठीक है, और दूसरा फायदा जो उसे मिल रहा है वो ये है कि एयर में इतनी सारी स्पेस है। पहला फायदा उसे मिल रहा है कि आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वो बहुत अच्छे से मिक्स करेगा। अब आप दूसरे रूम में रहोगे तो अब आपको स्मेल आएगी। ठीक है, ऐसे ही 2 एक्टिविटी है परफॉर्म करके, सेम आप एक बार पढ़ के देखना, आपको पक्का समझ आएगा। ठीक है, तो ये आपको सॉल्ट वाला और ये अगरबत्ती वाला, यही चीज़ है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। अब हम तीसरा देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, याद रखना हम पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो हमने 2 पढ़े वो पार्टिकल के बारे में पढ़े, मैटर के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब मैटर के पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो क्या होता है कि 2 पार्टिकल्स के बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस जो होती है उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, मिक्सिंग को जैसे आप इंटर मिक्सिंग देख रहे हो, आपस में उन दोनों की, जैसे 2 मैटर की आपस में मिक्सिंग करवा रहे हो, तो जैसे ये 2 पार्टिकल्स हैं, ये और ये, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा इसके और इसके बीच में, तो इसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये बताना क्यों ज़रूरी था, आप देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विच कीप द पार्टिकल टुगेदर। अब सोचते हो गया कि लिक्विड है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर हैं, गैसेस है, गैसेस के अंदर पार्टिकल्स दूर दूर हैं। अब ऐसा क्यों नहीं होता, पार्टिकल्स की जहाँ मर्जी वहाँ घूमने जाएं, ठीक है, उनकी मर्जी है, वो भी फ्री है, पर ऐसा नहीं होता कि क्योंकि उसका बगल वाला, ठीक है, उसके बगल वाले बहुत होते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला, ये जो है इसके आसपास जितने हैं इसके ऊपर फोर्स लगाएं। जैसे ये आप ब्लू कलर का थोड़ा देख रहे होगे, आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा, तो ठीक है, ये वाला पार्टिकल जो है इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, ये वाला पार्टिकल इसकी तरफ फोर्स लगा रहा है, इनकी तरफ कोई और फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये सब आपस में एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाते हैं ताकि सब एक साथ जुड़ के रहें, कोई कहीं ना भाग पाए। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और ये स्ट्रेंथ जो होती है अलग अलग होती है। अब देखो क्या होता है कि गैसेस ना थोड़े, ठीक है, फ्रीली टाइप वाले होते हैं कि अच्छा चलो तुमको थोड़ा कम पकड़ के रखेंगे। जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स कुछ बहुत तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ कम स्ट्रिक्ट होते हैं, और कुछ थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब ठीक है, केयर तो सब करते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस की बात हो जाती है तो वहाँ पे आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल के लिए जस्ट सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड में यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ठीक है, अभी जो मैंने वर्ड यूज़ किया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, 2 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स को जो फोर्स लगाते हैं उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो सॉलिड हैज़ वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड के पास बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा जो है कस के एकदम पकड़ के रखते हैं एक दूसरे को। उसके बाद ही आपको लिक्विड के दिख ही रहे होंगे, लिक्विड, ये थोड़ा फोर्स ठीक है, मतलब हाँ इक्वल जितना नॉर्मल। अब यहाँ पर ये गैस है, गैस जो है बहुत दूर दूर जा भी रहे हैं, अच्छे से मूव भी कर रहे हैं, पर हाँ आपस में थोड़ा बहुत अपने पार्टिकल्स को पकड़ के भी रखें। ये सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये बहुत आसान टॉपिक था अट्रैक्ट वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये नेक्स्ट टॉपिक है, याद रखना, पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी खत्म होती हैं, अब स्टेट्स ऑफ मैटर की शुरू होती है। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे मैंने रेड से किया तो आप रेड के यूज़ कर सकते हो, रेड की जगह कोई और यूज़ कर सकते हो। ये है एक टेबल, इसको पैराग्राफ्स में बोला गया है, आपके जो बुक्स है उसमें पैराग्राफ में दे रखा है, पर यहाँ पर मैंने टेबल में इसको बताया। सेम चीज़ है एंड ये आपने बहुत बार पढ़ भी रखी है और आपको पता भी होगी। कुछ चीज़ें नहीं है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर है प्रॉपर्टीज, ये वाली टेबल है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे पहले बात करते हैं शेप एंड वॉल्यूम की। सॉलिड का शेप कोई भी एक चीज़ लेके चलो, अब फॉर एग्जाम्पल चेयर लेके चलते हैं, ठीक है। फिक्स्ड शेप होता है चेयर का, ठीक है, एंड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम सेम चीज़ होती है, ठीक है। दोनों फिक्स्ड होता है, ये नहीं दोनों सेम होता है, दोनों फिक्स्ड होती हैं। आगे चलते हैं लिक्विड। लिक्विड का शेप फिक्स्ड होता है क्या? नहीं। वाटर को लेके चलो, ठीक है। पतीले में डालो तो पतीले जैसा शेप ले लेगा, बॉटल में डालो तो बॉटल जैसा शेप ले लेगा, ठीक है। चम्मच में डालो तो वो थोड़ा ओवल जैसा जो भी शेप होता है वो शेप ले लेगा। तो शेप तो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेके चलो, सिंपल है, ठीक है, पर वॉल्यूम फिक्स होता है, पानी उतना ही रहेगा, ठीक है। बॉटल में भी उतना पानी रहेगा, पतीले में भी उतना पानी रहेगा। ओके, अब गैसेस में बात करते हैं। इनकी ना तो शेप ना वॉल्यूम। अब आपने देखा है उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कितना कम होता है, इधर उधर भागते रहते हैं, तो ना शेप ढंग का ना वॉल्यूम ढंग का, ठीक है, नॉर वॉल्यूम। ओके, अब बात करते हैं एनर्जी की। सॉलिड में एनर्जी बहुत कम होती है, लोवेस्ट एनर्जी, देन इनमें मीडियम, देन इनमें बहुत हाईएस्ट होती है। अब यहाँ पर एनर्जी से कम, अभी तो मैम आप बोल रहे थे कि जो सॉलिड होते हैं बहुत हाई उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, बहुत कस के आपस में, तो फोर्स और इसमें अलग है ना एनर्जी में, उनके पास बहुत कम एनर्जी होती है। अब जैसे गैसेस के पास कितनी ज़्यादा एनर्जी होती है, इधर उधर भाग सकते हैं वो, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पर ये सॉलिड के तो पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं भाग सकते हैं, ठीक है, बहुत लोवेस्ट होती है, इसमें मीडियम होती है, इसमें हाईएस्ट होती है। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्रेस करना, ठीक है, प्रेस करना। सॉलिड चेयर है, चेयर को बहुत ज़्यादा फोर्स लगाओ तो ठीक है, वो अलग बात, पर कंप्रेस बहुत मुश्किल से होता है, डिफिकल्ट तो रहता है ना। हाँ, नेक्स्ट है नियरली डिफिकल्ट। सॉलिड नियरली डिफिकल्ट, सॉरी लिक्विड नियरली डिफिकल्ट होता है, मतलब उतना भी मुश्किल नहीं होता है। अब बात करते हैं गैसेस की। गैस बहुत इजी होते हैं, ठीक है, कंप्रेस करने के लिए। सिलेंडर्स में आप देख सकते हो। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैसे अरेंज्ड होते हैं? इसमें रेगुलर होते हैं, क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, अच्छे से। ये ऊपर आप देख सकते हो कैसे क्लोजली अरेंज्ड है। हाँ, ये फोटोज भी तो है, ये है तो, ठीक है, ये आप देखो कितने क्लोजली अरेंज्ड एंड पैक्ड है एकदम टाइटली, ठीक है। कुछ अच्छा सामान जब आप सूटकेस में पैक करते हो तो डिफरेंट लोगों का अलग होता है। कुछ लोग उसी सूटकेस में आपको 100 कपड़े भर के दिखा देंगे, ठीक है, और कुछ तो 50 भी नहीं भर पाएंगे, तो ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो सॉलिड वो काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लिक्विड जो है रैंडम, ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट होता है एकदम, एंड लिटिल स्पार्सली अरेंज्ड, ठीक है, उतना भी नहीं पर हाँ थोड़ा सा स्पार्सली अरेंज्ड होते हैं, इधर उधर फैले हुए। गैसेस ये तो एकदम रैंडमली मोर स्पार्सली अरेंज होते हैं, ठीक है, फोटो में आप देख सकते हो। अब है अरेंजमेंट हो गया। अब फ्लूइडिटी की बात करते हैं। सॉलिड फ्लो कर सकते हैं क्या? बह सकते हैं सॉलिड? नहीं। चेयर बह सकती है? नहीं। पानी में बह सकती है, वैसे नहीं बह सकती खुद से, वो एक जगह पे स्थिर रहेगी। अब लिक्विड क्या करता है? फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, हायर टू लोअर लेवल तक फ्लो करता है, ठीक है। जैसे पहाड़ों से पानी बहता है ना, पहाड़ ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर बहता है, ऊपर से नीचे बहता है, ठीक है। ये हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में गैसेस फ्लो कर सकते हैं। हवाएं कैसे भी चलती है ना। मूवमेंट, अब वो मत बात करना कि जो है पानी ऊपर चढ़ाते हैं तो पाइप से वो थोड़ा प्रेशर वगैरह लगता है, उसमें फिजिक्स आ जाती है बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मूवमेंट की। सिंपल चीज़ें जो आपने पढ़ रखी है, ठीक है। मूवमेंट क्या है? सॉलिड में बिल्कुल नेग्लिजिबल, इतने टाइट से पकड़ के रखा है, जरूरत है किसी की जो हिल जाए, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल, बिल्कुल, क्योंकि हमने पढ़ा था लिक्विड में थोड़ा बहुत होता है, अब वो उसके बगल वाले पे डिपेंड करता है कि कितना उसने उसको कितना इंटर मॉलिकुलर फोर्स है, ठीक है। यहाँ पर एकदम फ्री होते हैं, एकदम कांस्टेंट होते हैं, रैंडम, ठीक है, रैंडम मोशन करेंगे इधर उधर इधर उधर। इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल, देखो अगर मॉलिक्यूल्स है तो इंटर मॉलिकुलर स्पेस या इंटर मॉलिकुलर फोर्स, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, हाँ अट्रैक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है तो वही चीज़ है, अट्रैक्शन फोर्स। और अगर पार्टिकल्स के बीच में तो इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, सिंपल सी चीज़ है।
इंटर पार्टिकल स्पेस की अब हम बात करते हैं। सॉलिड में बहुत कम होता है, अभी ऊपर वाले में देखा था हमने। स्पेस, स्पेस कंफ्यूज मत होना स्पेस और फोर्स में, ठीक है, और ये एनर्जी वाले में तो बिल्कुल मत होना, ठीक है। इंटर पार्टिकल कितना कम स्पेस है, एक स्पेस ही नहीं है, ठीक है, नेग्लिजिबल के अराउंड है, वेरी लेस, वेरी 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 लेस, क्योंकि जब आप ड्रॉ करते हो ना, ये देखो थोड़ा थोड़ा स्पेस है, ठीक है। अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में होता है थोड़ा, ठीक है, मोर, और इसमें लार्ज, इसमें बहुत ज़्यादा होता है स्पेस, स्पेस, ठीक है। अब बात करते हैं अट्रैक्शन की। ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है। सबसे पहले आप ये डायग्राम्स बना लेना, तो इसी में सब चीज़ विजिबल है, ठीक है। और लिक्विड क्या होता है, मीडियम, और ये मिनिमम, बहुत कम अट्रैक्ट करेगा। डेंसिटी, अब डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है, कितना ज़्यादा इसका वेट होगा, ठीक है, चेयर का वेट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। What is density? Density is equals to mass upon volume. Okay, mass per volume. अब हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में एकदम मीडियम होता है एंड इसमें बहुत मिनिमम, लाइट वेट होती है गैसेस। रेट ऑफ डिफ्यूजन नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब डिफ्यूजन। क्या आप चेयर के ऊपर एक बॉल रख दो तो क्या वो आपस में डिफ्यूज हो जाएंगे? नहीं होंगे, ठीक है। और लिक्विड वो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन के बीच में होता है कि वो कैसे, मतलब कैसे जो उसके अंदर, जो लिक्विड के अंदर जो जैसे सॉल्ट का पार्टिकल आ रहा है तो कैसे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कैसे उसको स्पेस देता है, वो सब उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम होता है, ये तो आराम से कर लेगा। इसमें आप अगरबत्ती वाला एग्जांपल दे सकते हो जो हमने आपको बताया, रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला, तो ठीक है। अब बात करते हैं गैसियस स्टेट की। ये अब हम स्पेशली गैसियस स्टेट की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें जो पढ़ना है, मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मैं आपको किसमें बता रही थी, लिक्विड में बता रही थी कि अच्छा लिक्विड में बताया था, मैंने अगरबत्ती का भी एग्जांपल दिया था, वो गैसेस में मिक्स हो जाता है। तो ये थोड़ा सॉलिड के पास तो उतनी कुछ खासियत है नहीं, बेचारा एक जगह बंद रह के रह जाता है, पर गैसेस के अंदर बहुत सारी खासियत होती है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ गैसियस स्टेट से हम शुरू करते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। ये लाइन आपके बुक में आप पढ़ भी सकते हो, ये सारी वही चीज़ें। यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक। द स्मेल ऑफ द हॉट cooked food reach us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solids and liquids. जो स्मेल होती है हॉट, एकदम गरम गरम खाने की, वो हमको 1 सेकंड में आ जाती है, ठीक है। घर के बाहर भी है ना, तो गरम गरम कोई खाना पकड़ा तो अच्छे से स्मेल आ जाती है, दूसरे के घर के खाने की भी स्मेल आ रही होती है, ठीक है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन सॉलिड लिक्विड में ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है। पानी हो गया, ठीक है, और सॉलिड हो गया, तो उसका ऐसा क्यों नहीं होता। सॉलिड को भी अगर मैं गर्म करूं, अगर मैं चेयर को जलाऊं, मतलब उसको हीट दूं, तो जल जाएगी ना, मतलब उसमें से कोई ऐसे स्मेल वगैरह, वो भी गैस में जाके मिक्स होगा, ठीक है, उसकी भी कुछ स्मेल होगी, आएगी, वो भी गैस में मिक्स होगी, उसकी भी स्मेल, तो गैस से ही रिलेटेड है कुछ ना कुछ, वो अभी हम पढ़ेंगे। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अराउंड रैंडमली एट अ हाई स्पीड। अब क्या होता है कि रैंडम मोशन होता है, अभी हम जाएंगे यहाँ पे ये देखो, फ्री, कॉन्स्टेंट एंड रैंडम मोशन कर सकते हैं। और जब बहुत तेज जैसे आग लगी हो ना, तो बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन होता है, ठीक है। अगर कहीं आग लग जाए तो कितनी भीड़ भाड़ हो जाती है, ऐसे लोग इधर उधर भागने लगते हैं, वैसा ही एकदम गैसेस के साथ होता है, वह एकदम गैसेस के साथ होता है। अब क्या हुआ कि जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, ड्यू टू दिस रैंडम, हाँ, अब आपने क्या किया, खाना ऐसे गैस पे रखा एंड उस पर जो है लिक्विड आपने रखा। अब यहाँ पर क्या है कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, गैस ऑन किया, गैस एकदम हाई फ्लेम पे है, तो अब क्या करेगा, पार्टिकल एक दूसरे को, जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को हीट करना शुरू कर देंगे। अब याद रखना, वही लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऊपर इवेपोरेट होते हैं, हवा में जाते हैं, गैसेस के साथ मिलते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना। एंड वो पार्टिकल कैसा है, जो लिक्विड का पार्टिकल ऊपर गया है, हवा में मिक्स हुआ है, वो गर्म है ना, हाँ, बस इतना याद रखना। तो अभी भी उसके अंदर गर्माहट है, ठीक है, अभी भी उस पार्टिकल के अंदर एकदम काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा, वो भी मूव करेगा, साथ में अपने साथ जो गैस का पार्टिकल है उसको भी मूव करवाएगा, ऐसे धीरे धीरे करते करते बहुत सारे लिक्विड के पार्टिकल मिक्स होंगे गैस में, इस तरीके से आप तक स्मेल पहुंचती है, हवा में जितने पार्टिकल्स हैं उसमें ऐसे। ओके, ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर, एक दूसरे को हिट करते हैं, वॉल्स। अब अच्छा, अगर कोई कंटेनर में है, जैसे आपने कढ़ाई में रखा, तो उसमें क्या है, उसमें भी पार्टिकल्स वॉल्स को भी हिट करते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, ऐसा नहीं है कि अरे नहीं मेरे इतना दायरे में रहना है, इसके वॉल को मत हिट करना, इस कंटेनर के वॉल को, पतीले को मत हिट करना। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर।
अब जो गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है, जैसे आप सिलेंडर का एग्जांपल ले लो, सिलेंडर में जो गैस है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। सिलेंडर पे आप देखो भारी हो जाता है एंड कभी कभी सिलेंडर फट जाता है, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके वॉल पे। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस, पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि वो जो कंटेनर की जो वॉल है उस पर वो कितने ने, अब जैसे ये है एक कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर पे ये जो पार्टिकल है कितने एरिया पे ये जो पार्टिकल है वो अपना फोर्स लगा रहा है, हिट कर रहा है उसको, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो कितना प्रेशर लगाएगा। यही सब चीज़ें हैं। इतना आपको ओवरऑल बता दिया गया कि आप देख सकते हो एनसीईआरटी का, एक बार आप ये पैराग्राफ पढ़ लेना तो आपको एकदम वही सेम चीज़ें मिलेंगी। अब हम बात करते हैं कैन मैटर चेंजेस। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम पढ़ेंगे मैटर का इस फॉर्म से इस फॉर्म में बदलना, मतलब चेंजेस, वही पढ़ते हैं। ये आपके बुक की हेडिंग है, वैसे आप यहाँ लिख सकते हो चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, इन मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बहुत बड़ी होगी, वही लिख लेना। चलो ओके, फर्स्ट है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये इसका फर्स्ट सब टॉपिक है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि अगर मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, वाटर है, गैस, ये है, अगर इसको टेम्परेचर व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू टेम्परेचर, तो तब क्या चेंज आएगा, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, बस ये देखना है। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, बता दिया, कितनी बार बता दिया, ठीक है। बिगिन टू वाइब्रेट विद द हायर एनर्जी, एकदम वाइब्रेट करने लगेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स रिड्यूस, कम हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को हिट करने लगेंगे तो वो ध्यान ही नहीं जाएगा कि यार मुझे इसको पकड़ के रखना है, उसको पकड़ के रखना है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, खुद को बचाने में लगे या दूसरों को, ठीक है, तो वो उतना ध्यान नहीं आएगा। तो इंटर पार्टिकल जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, वो एकदम कम हो जाएगा। पार्टिकल्स गेट डिटैच फ्रॉम द, अपनी पोजीशन से एकदम हिलने लगेंगे, ठीक है, और इधर उधर भागने लगे, जैसे ही आग लगी नीचे से, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ऐसे स्टोरी के फॉर्म में याद रखना, ऐसे याद नहीं होती ये सब चीज़ें, और ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो काम ही आती रहेंगी, ठीक है। अगर आपको साइंस लेना 10th में, 9th में, अभी तो 9th के बाद 10th होगी, बहुत काम आने वाली है, ठीक है। स्टोरी के फॉर्म में याद रखना, जब किसी चीज़ को आग लगती है तो वो पार्टिकल, उसके बीच में जो फोर्स है, वो फोर्स क्या होता है, दूसरे को पकड़ के रखना, ठीक है, या दूसरे को ऐसे धक्का देना। तो पार्टिकल्स तो क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में वो पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, रिड्यूस होने लगेगा, मतलब उसको टेंशन ही नहीं है दूसरे की, खुद फ्रीली मूव करने लगेगा कि अरे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इधर उधर भागने लगेगा, उसमें कैनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और यही कारण बन जाता है सॉलिड लिक्विड गैसेस चेंज होने का, ठीक है। सॉलिड से, अच्छा बताओ, बर्फ से पानी कब बनता है, जब उसको हीट दो, कहीं ना कहीं से उसको हीट मिले तो वो चेंज हो जाता है। तो ये जो हम हीट करते हैं, हीट क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करना, और टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी से वाइब्रेट करने लगेंगे। ये सब कारणों की वजह से ही ये चीज़ होती है। कहाँ गई, हाँ, ये सब देखो कैसे मेल्टिंग हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, फॉर्मेशन होगा, ये सब हीट टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से, इतना प्रोसेस होने की वजह से जो है फेस चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड टू गैसेस। एक होता है मेल्टिंग और दूसरा होता है बॉइलिंग, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे, फ्यूजन, हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू, ये डेफिनेशन हालांकि आपको याद करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको आएगी लिखने के लिए, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, क्या है, कैसे है। 3 स्केल्स होती हैं, एक होती है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, एक होती है केल्विन, पढ़ा होगा ये तो, इतना बताने की जरूरत नहीं है, और एक फ़ारेनहाइट होती है, ठीक है। The melting point of a solid is defined as the temperature at which solid melts to become liquid at the atmospheric pressure. क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, किसे कहते हैं, कोई चीज़ मेल्ट होना, पिघल जाना, समझ आ रहा है, कोई टेम्परेचर आपने दिया किसी सॉलिड को एंड वो सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब एटमॉस्फेयर का कुछ प्रेशर है उस टाइम पे, ठीक है, समझ लो 1 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट होती है ATM, तो 1 ATM है आपका प्रेशर, ठीक है, एंड आपने उसको कुछ टेम्परेचर दिया, कुछ हीट दी, तो वो क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड मेल्ट हो गया, सिंपल सी चीज़ है, कोई डेफिनेशन। तो इसी को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। हम क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं कि अरे इस पॉइंट पे आइस मेल्ट हुआ, मतलब ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का आपको याद रखना है 273.15 केल्विन होता है, ओके। अब यही जो चीज़
273.15 केल्विन है, केल्विन है, वही चीज़ 0 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। बस यूनिट का फर्क है, ठीक है, यूनिट का फर्क है। अभी आप इसमें ये भी देखोगे कि अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना तो आप कैसे जाओ, ये भी अभी आप देखो, बहुत आसान है, एकदम आसान है। तो आप ये एक चीज़ याद रखोगे ना, 273.15 के, याद रखना 273.15 के इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों सेम चीज़ है एंड ये मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। अब आपको ऑप्शन में आ गया 273.15 के, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और एक है ऑल ऑफ द अबव। तो आप किसमें टिक करोगे? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि 273.15 के, 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो फ़ारेनहाइट में, ठीक है, ये सब आपस में इक्वल है, एक ही चीज़ है, ओके, बस यूनिट का डिफरेंस है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, ये जो हमने अभी देखा, ये जो सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो रहा था टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, यानी कुछ प्रेशर है आपस में, ठीक है, तो ये इसको हम कहते क्या है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अब आप बोलोगे मेल्टिंग, वो मेल्टिंग पॉइंट था, ठीक है, कि हाँ चलो इतने पे मेल्ट हो रहा है, हमको दिख रहा है मेल्ट होता है, इसको आप कहोगे क्या? दिस इज द फ्यूजन, इसको हम कहते हैं फ्यूजन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। मेल्टिंग तो कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। अब एक यहाँ पे एक नया टॉपिक आता है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत, और यहाँ आगे भी वर्ड आएगा लेटेंट, इसका मतलब हमेशा यही याद रखना, हिडन, यानी छुपी हुई हीट, ठीक है, छुपी हुई हीट, ओके। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एक रटाफिकेशन डेफिनेशन है जो बच्चे लर्न कर लेते हैं जब उन्हें समझ नहीं आता ये टॉपिक, तो अभी आपको अच्छे से समझ आएगा एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। अब क्या होता है, अब आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे, कंफ्यूजन होगा, ये वो होगा, तो हम यहाँ से समझते हैं। अब क्या, आपके पास आइस, ये सॉलिड लिक्विड हम बाद में करेंगे, आपके पास है आइस जिसका टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जितना भी टेम्परेचर आपको लेना है आप ले लो, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस जितना उसका टेम्परेचर है आइस का। आपने उसको हीट करना शुरू किया, आइस का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, ठीक है, कम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा। आपने देखा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब वो अपनी मेल्ट करने की कगार पर पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है यहाँ पर, याद रखना ये बात, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे था, अब ये धीरे धीरे वाटर, पहले जो है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही हैं, आपको यहाँ दिख रहा है स्टेट चेंज है, स्टेट चेंज है, ये आइस है, ये वाटर है, बट यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, मतलब यहाँ पर कुछ हीट लग रही है, क्या करने में, स्टेट चेंज करने में, बट टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर आपको सेम ही दिख रहा है। आप सोचो ये क्या गड़बड़ है, टेम्परेचर सेम है बट मेरी कुछ हीट अभी वेस्ट हुई है, ठीक है, थोड़ा टाइम नहीं लगता है, जैसे ठीक है भाई, आप वो जो आइस है वो गर्म तो हो गया है, ठीक है, वो कागार पर आ गया है मेल्ट करने की, पर थोड़ी देर बाद क्यों मेल्ट करना शुरू करता है, ठीक है, अभी वो स्टेट चेंज हो रहा है अभी, ठीक है, धीरे धीरे वो पानी बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पानी बन जाएगा पूरा, फिर वो पहले होना शुरू होगा, वो अलग बात है, ठीक है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है, जब आप मेजर करोगे बाकायदा एकदम अच्छे से सब कुछ लगा वगा के मेजर करोगे, तो आप देखोगे अरे भाई मेरा 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है, स्टेट तो चेंज हो रहा है, मुझे दिख रहा है, मेरी आंखों से मुझे दिख रहा है कि जो आइस है वो वाटर में चेंज हो रहा है, पर ये क्या, टेम्परेचर में तो 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है, स्केल पे जो आप मेजर करो उस पर इतना ही है, तो मेरी हीट जा कहाँ रही है, ठीक है। अब आपको पता चल गया ये स्टेट चेंज होने वाली है, बट टेम्परेचर चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा, मेन तो ये है ना कि आपको टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखता है, ठीक है, वो तो मेल्ट हो गई, तो वो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो जो है ना वो हिडन हीट होती है, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द हिडन हीट। बहुत आगे का जो है टॉपिक है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि जब आप ऐसा करोगे तब आपको दिखेगा, ठीक है। तो जो हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ज़रूरी होती है टू चेंज 1 kg, आपने 1 kg आइस लिया, उसको आपको लिक्विड में बदलना है, आप एटमॉस्फेरिक है, हमेशा कुछ ना कुछ 1 atm आपका प्रेशर रहता है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये चीज नोट डाउन करने की है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है आइस,
अब हमको भी पता है, आपको भी पता है। अब ये क्या है ना, इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, पर क्या होता है कि जब आप करोगे, मेजर करोगे, तो वो पहले क्या करेगा, आइस से वाटर में चेंज होगा, पर वो पहले वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, तब जाके अपना टेम्परेचर इंक्रीज शुरू करेगा। ठीक है, तो इसको लेटेंट हीट कहते हैं। ओके, वीडियो बहुत लंबी जा रही है तो ये जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, पर कोई बात नहीं। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। तो इसको हम कहते हैं, जब मेल्टिंग पॉइंट पर अब पहुंच गया है, आइस अपने मेल्टिंग पॉइंट पर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना हुआ है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, 1 kg आइस था हमारे पास, और यहाँ पर हम कुछ हीट एनर्जी दे रहे हैं। तो ये जो हीट एनर्जी है ना, जो हमें दिख नहीं रही है, पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, हम तो विश्वास उस पर करते हैं ना जो जो है अभी हमको, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज देखने में लग रहा है आइस वाटर में चेंज हो रहा है, पर हमने बकायदा स्केल लगा के रखा है क्या फालतू में, तो वो हीट जा कर रही, गलत तो बताएगा नहीं स्केल, तो 0 डिग्री 0 डिग्री ही है। तो वो होती है लेटेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब जब आप मेल्ट करते हो किसी चीज को, जब आप मेल्ट करते हो किसी भी चीज को, उसी की मेल्टिंग पॉइंट पे, सॉलिड है उसी की मेल्टिंग पॉइंट पे कर रहे हो। अब आप किस में बदलना चाहते हो, आप वाटर में बदलना चाहते हो, ठीक है, तो पहले वो वाटर में बदलना शुरू हो जाएगा, बट उसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा, फिर बाद में वो टेम्परेचर गेन करना शुरू करेगा। आप इतना याद रखना, ठीक है, कि उसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होता है, कुछ हीट होती है जो पता नहीं, लेटेंट हीट होती है। ठीक है, वो जस्ट लेटेंट हीट, हिडन हीट होती है, हमें आपको पता नहीं चलती, दिखती नहीं है, विजिबल नहीं है। ठीक है, विजिबल तो वैसे कोई भी हीट नहीं है, पर वो 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी हिडन हीट ऑफ फ्यूजन, कि मेल्टिंग के समय इतनी हीट पता नहीं कहाँ चली गई, हिडन हीट। ठीक है, ओके, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये तो हर ही जगह लगा देना, ठीक है, कि कुछ हाँ एटमोस्फेरिक कुछ प्रेशर है हवा में, ठीक है, बिना प्रेशर के तो नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ प्रेशर है, बाहर कुछ प्रेशर है, ये सब चीज़ें। तो देखो, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड, जब लिक्विड बॉईल करने लगता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सिंपल सी बात, मेल्टिंग पॉइंट वाला टॉपिक खत्म। अब आप चाहो तो यहाँ हेडिंग डाल सकते हो, यहाँ पे नहीं डाला है, बॉइलिंग पॉइंट आप डाल सकते हो। ठीक है, ओके, बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग, बॉइलिंग एक बहुत ही बल्क फिनोमिना है। ओके, क्यों भाई ऐसा क्यों, मतलब ये आता है क्वेश्चन, गिव रीजन। ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इट्स वेपर स्टेट, वेपर स्टेट में चेंज करने के लिए बहुत एनर्जी लगती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसलिए इसको बल्क फिनोमेना कहते हैं। बल्क मीन्स हैवी। ओके, तो अगर आप और भी उसमें ऐड करना चाहो, मतलब बहुत ज़्यादा ना मार्क्स खाए, तो आप ये लिख सकते हो कि जैसे अगर ये है एक टम्बलर है, ठीक है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो क्या होता है कि पानी पहले नीचे वाले पानी को गर्म करता है, ठीक है, नीचे वाले एरिया को गर्म करेगा, फिर ये जो पानी है ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर, फिर ऊपर वाला पानी नीचे आएगा। ये सब चीज़ें होती है जस्ट बिकॉज ये, बाकी ये एक जो है एक ऐसी लाइन है जिससे ये चीज़ जस्टिफाई होती है। अब आप बात करते हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, वेपर, वहाँ क्या हो रही थी, मेल्टिंग, तो वहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ना बॉइलिंग का, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग का, इसको आप एक और नाम देते हो वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ वेपर्स भी बन रहे हैं। ठीक है, वहाँ फ्यूज हो रही थी चीज़ें, ठीक है, तो वहाँ तो फ्यूजन हो गया। ठीक है, मतलब एक जो आइस थी वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रही थी, मतलब मिक्स एकदम हो जा रही थी ना उसमें, इसलिए उसको फ्यूजन का नाम दिया है। अब इसमें वेपर्स बन रहे हैं, इसलिए इसको वेपराइजेशन कहते हैं। तो अब पढ़ें, ऐसा कैसा नहीं हो सकता कि हम ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ना पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं। ये है सेम डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इसमें हमने 1 kg लिक्विड लिया है, 1 kg नहीं होगा वैसे, 1 लीटर होगा। ठीक है, देख लेना, बाकी बुक में भी यही चीज़ लिखी हुई।